कंसेप्ट्स या टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम अभी हम लेंगे। इनका सीक्वेंस डीमैट पहले है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले रीमैट। रीमैट क्या होता है? जो शेयर सर्टिफिकेट है विच आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, उसको रीमैट बोलते हैं। सेबी ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है पिछले साल। अभी कोई भी कंपनी ये कागजी फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर सकती। इस कागजी फॉर्म को जब इश्यू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रीमटेरियलाइजेशन। अब इसका कारण मैंने ऑलरेडी इनिशियल 2-4 वीडियो पहले बताया था। एक तो गुम जाना, फट जाना, चोरी हो जाना, डुप्लीकेट हो जाना, ठीक है ना, में गलत जगह पे पहुंच जाना, रखने का संभालने का प्रॉब्लम, प्लास्टिक कोटेड रहता नहीं है तो कागज, नाम कभी कभार हट जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है संभालने में। कंपनी का प्रिंटिंग कॉस्ट, कंपनी का कुरियर कॉस्ट बहुत ज्यादा था। और 1 करोड़ ट्रांजैक्शन दिन में हुए तो हर रोज 1-1 करोड़ कितने शेयर सर्टिफिकेट्स, कागज, नेचर का नुकसान क्योंकि पेड़ से ही पेपर बनता है, पल्प से। तो डीमटेरियलाइजेशन सेबी ने बंद कर दिया। तो क्या कर दिया? डीमैट। पहले पोस्ट कार्ड लेटर्स, इनलाइन लेटर्स आता था ना, 75 पैसे का आता था। हम एक पोस्ट कार्ड भेजते थे किसी को, 15 पैसा लगता था पोस्ट कार्ड। फिर 75 पैसे का ढका हुआ लेटर, और 1 रुपए के स्टैम्प से जाता था। जब मोबाइल टेलीफोन लगभग नहीं थे, टेलीफोन तो रईस लोग के लिए था, तो उस समय रिमैट चलता था। टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं था। तो अभी डीमैट आ गया है। अभी तुम्हारे पास 100 शेयर है, कोई कागज की जरूरत नहीं है। ये जो कागज है रिमैट की कोई जरूरत नहीं है। तुम स्ट्रेट अवे, जैसे तुम्हारे इमेजेस रहते हैं ना गैलरी में, तुम आराम से डीमैट अकाउंट खुलवाओ। वहां पे तुम्हारे पास 100 शेयर है तो वहां पे कंपनी का नाम और क्वांटिटी सब आ जाए। तो डीमैट क्या होता है? जो फिजिकल शेयर्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है उसको डीमैट बोलते हैं। और ये जो डीमैट सिस्टम है इसका हेड कौन है? डिपॉजिटरी। इंडिया में कितने डिपॉजिटरी है? 2, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो तुमको अकाउंट खुलाना पड़ेगा एक ब्रोकर के पास। अगेन डिपॉजिटरी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैंने बताया शेर खान, जीरोदा, इनके पास जाकर तुमको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसमें एक अकाउंट खुलेगा डीमैट का, एक खुलेगा ट्रेडिंग का। तुम्हारा बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा, जो आधार कार्ड में लिंक बैंक है ना, पैन कार्ड भी लगेगा। तो ये सब चीजों से 15 मिनट में तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा। तो उसके बाद तुमने शेयर्स खरीदा तो तुमको कागजी फॉर्म में नहीं मिलना है। कौन से फॉर्म में मिलना है? डीमैट। अच्छा, यहाँ पे एक डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म बोला है, ये क्या है? जिनके पास कागजी फॉर्म में था पहले, तो अब कागजी फॉर्म में जब था 2-3 साल पहले तक, जिनके पास पुराना शेयर्स कागजी फॉर्म, जो रिमैट बोलते हैं, रिमटेरियलाइजेशन, वो लोग रिमैट में बेच नहीं सकते थे। शेयर्स आज के तारीख में सिर्फ डीमैट में बेचा जा सकता है। तो 2-3 साल, 3 साल पहले सोचो, तुम कागजी फॉर्म में शेयर रख सकते थे पर बेच नहीं सकते थे। अब ये वाली बात है, तुम्हारे पास गोल्ड है बट लॉकर में, और लॉकर की चाबी पता नहीं। अब तुमको अर्जेंट पैसे चाहिए, तो इसलिए सबने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना शुरू किया, क्योंकि डीमैट फॉर्म में शेयर्स बेचा जा सकता था। तो कागजी फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। क्या तुम्हारा डिजी लॉकर सुना है? तुम्हारा मार्कशीट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, कागजी फॉर्म में भी रहता है, लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म था, ये जो दिख रहा है ना, ये जो फॉर्म था शेयर सर्टिफिकेट, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कराना हो, यदि तुम्हारे पास पुराना ये हो, तो तुम ब्रोकर के पास जाओगे जिसको डीपी बोलते हैं। एग्जांपल शेर खान, वो तुमको एक डीआरए फॉर्म देगा, डिमांड रिक्वेस्ट फॉर्म। ये शेयर सर्टिफिकेट तुम जोड़ोगे, वो फॉर्म सबमिट करोगे, और इतना स्ट्रिक्ट था, तुम साइन जरा सा एक कण मिलीमीटर एक इधर का उधर हुआ, रिजेक्ट। मेरे माताजी का 2 बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार कोर्ट में एफिडेविट कराना पड़ा कि साइन सही है, उसके बाद वो माने। इतना, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे ना, नकली लोगों, नकली किसने बना लिया तो। सो डीआरएफ बहुत बड़ा हेडेक था। और
डीपी भी बोलता था ठीक से लिखो, कटिंग नहीं अलाउड है, साइन बराबर करो। सबसे ज्यादा रिजेक्ट होता था साइन की वजह से, जरा सा साइन इधर का उधर हुआ रिजेक्ट। तो डीआरए फॉर्म था जो कागजी फॉर्म में तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना हो उस समय, अभी तो कागजी फॉर्म का तो सवाल ही नहीं उठता, अभी सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो वो कागज ये शेयर सर्टिफिकेट और डिमैट रिक्वेस्ट फॉर्म तुम देते थे, डीपी, ये दोनों को एक एनवलप में पैक करके कंपनी को कुरियर करता था उनके आरएनटी एजेंट के पास। फिर वो लोग चेक करते थे ऑथेंटिसिटी सही है कि नहीं। उसके बाद ये शेयर सर्टिफिकेट को श्रेडर, तुमने देखा श्रेडर जो चूरा कर देता है कागज को, चूरा कर देता है, उसमें डिस्ट्रॉय करके तुम्हारा डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, और ये प्रक्रिया को 1 महीना लगता था। बाद में प्रक्रिया शॉर्ट होकर 15 दिन हुआ। अभी टाइम इज जीरो, क्यों? फिजिकल फॉर्म में मिलना ही नहीं है शेयर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिमैट एंड डीमैट। हाँ, उस समय रिमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भी था कि तुम डीमैट में तुम्हारे शेयर्स है, तुम अप्लाई करो कंपनी को, नहीं मुझे कागजी रूप में चाहिए। लेकिन जो भी होगा इंसान वो बहुत बड़ा गधा होगा, क्यों? तुमने कागजी फॉर्म में तो कर दिया, लेकिन कायदे से उस समय कागजी फॉर्म में बेच नहीं सकते थे। तुम्हारे पास 1000 रिलायंस के शेयर्स है, तुमने कागज में मांगा रिमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, तो रिलायंस तुमको देगा कागजी फॉर्म में, ठीक है, आज आ गया, 1 महीने का प्रोसीजर था, कागजी फॉर्म में आ गया, बट तुमको कल बेचना है, नहीं, कागजी फॉर्म में बेच नहीं सकते, वापस अप्लाई करो इसको डिमैट करने के लिए। तो रिमैट रिक्वेस्ट गलापना था, समझ में आया? किसी को कागजी प्रूफ चाहिए था तो करो, लेकिन कागजी रूप में बेच नहीं सकते। और तुमको आज अर्जेंट चाहिए तो डिमैट कराओ, और प्रोसीजर को 1 महीना लगता था। इसलिए रिमैट रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं के बराबर था। और कोई करना भी चाहे तो डीपी ने बोलना चाहिए, भाई तुमने कर दिया पर शेयर बेचोगे कैसे? कागजी फॉर्म में तो अलाउड नहीं है, सेबी ने बंद किया हुआ है। फंगिबिलिटी एक अच्छा है, fungibility in financial terms. Fungibility means a state of being interchangeable. Some financial assets are fungible, which are some are not fungible. Let us understand. जमीन है, ठीक है, एक जमीन का क्वालिटी है। इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? नंबर 1 स्टेट राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तुम इनका एरिया कैसे चेंज? बाय द वे राजस्थान हैज अराउंड 10% ऑफ इंडियाज लैंड मास। वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया ऑक्यूपाई करता है, बट 16.67% ऑफ पॉपुलेशन। तो वो फंगिबल कैसे है? वो तो उतना ही एरिया है ना, अनलेस तुम झारखंड और उत्तराखंड बनाओगे स्टेट को तोड़ के, या हैदराबाद को अलग करके तेलंगाना बना दोगे, वो बात अलग है। लेकिन लैंड इज नॉट फंगिबल, जो क्वालिटी है वही है। करेंसी नोट इज फंगिबल, तुम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, मैंने तुमको बताया 1 to 5 सिस्टम बताया ना, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, वो तुम अलग अलग नोट से डील कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, द सिक्योरिटीज आर फंगिबल। 100 शेयर ले भाई, एक शेयर बेचो, चलता था। बट कागजी फॉर्म फंगिबल नहीं था। 100 शेयर है उस कागज में, तो तुम 10 कैसे बेचोगे? तुमको 100 ही बेचना पड़ेगा ना। वो ये जो कागज है, इसमें यदि 100 शेयर लिखा है तो तुमको 100 ही बेचना पड़ेगा। डीमैट फॉर्म में आ गया तो फंगिबल, तुम 100 है तो एक बेच लो, सिंपल सा हिसाब है। 100 में से कितना हो जाएगा? 99। वो वाली बात है, पेट्रोल पंप में 10,000 लीटर है, तुमको 100 लीटर दिया तो बच गया 9,900 ना। पंप की बात कर रहा हूँ, वैसे ही तुम 100 शेयर एक बेच दो, तुम्हारे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा 99, एक चला जाएगा उससे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 7 से 7,500 कंपनीज है, उनके शेयर्स है। टाटास का एक डिफरेंशियल भी है, मतलब इक्विटी के 2 प्रकार के शेयर्स है, विद वोटिंग राइट्स, विदाउट वोटिंग राइट्स, टाटा मोटर्स का। तो तुम्हारा आधार कार्ड यूनिक नंबर है, 2 जन का सेम आधार कार्ड हो नहीं सकता, 2 जन का सेम पैन कार्ड नहीं हो सकता। तो हर एक सिक्योरिटी को एक नेशनल नंबरिंग एजेंसी के हिसाब से ग्लोबली रिकॉग्निशन दिया है। क्यों दिया है? आज तुमको अमेरिका का टेस्ला के शेयर्स खरीदने,
एक बताता हूं कंफ्यूजन कहां पे होता है। मुझे किसी ने बोला बेल का शेयर्स का दाम क्या है, ठीक है, मैं बोलूंगा 61, ठीक है, 61 या 61 पॉइंट समथिंग। लेकिन तुम यदि चेक करोगे ऑनलाइन, ठीक है, तो बीईएल का शेयर प्राइस क्या है अभी बताता हूँ, 329। ये मेरे से गलती कैसे हो गई, मैंने क्या किया, बेल चुना, आज का रेट 62 रुपीज। सो समझ में आया बीएल और भेल कैसे गलती होता है। तो ये गलती ना हो इसलिए हर एक सिक्योरिटी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है जिसमें 12 डिजिट्स। हर सिक्योरिटी मतलब रिलायंस के इक्विटी शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का अलग से आईएसआईएन होगा। सो इट्स अ 12 कैरेक्टर लॉन्ग अल्फा न्यूमेरिक। तुम्हारा पैन कार्ड भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, ABCD 1 2 3 4, इसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। It has three components: prefix, basic number, check digit. The prefix is of 2-digit code as given by ISO, which is IN for India. मैं तुमको लाइव बताता हूँ रिलायंस का। कहाँ गया रिलायंस का, चलो कोई बात नहीं, रिलायंस का मैं तुमको बताता हूँ। रिलायंस, हाँ, ISN कोड क्या है देखा पहले क्या है, रिलायंस का ये यूनिक नंबर है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे किसी का नहीं हो सकता। पहले तो क्या है IN, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इंडिया। The basic number is made up of 9 alphanumeric digits and or alphabets. उसके बाद 9 डिजिट्स अलग से होगा, मैं इसमें आता हूं वापिस से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो उसके बाद तुम्हारा 9 डिजिट जो है अल्फा न्यूमेरिक में उस कंपनी को आइडेंटिफाई होगा, और लास्ट का एक चेक डिजिट होगा आईएसआईएन का वैलिडिटी चेक करने के लिए। सो ये रहा IN। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा तो A, टेरिटरी रहेगा तो D, कंपनी रहेगा तो E। मतलब तुम चेक करोगे यहाँ पे E दिख रहा है, E कंपनी का आता है, इससे पता चलता है कि ये कंपनी है। जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, अपन तो वन टाइम देख रहे हैं, जिनका हर रोज देखना है, वो लोग ये लेटर देख के ही पता लेंगे कि ये क्या है। यदि ए रहा तो पता चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड है, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी का कोई है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई लोकल लेवल पे बॉन्ड इश्यू किया है, तो उससे पता चलता है। मैक्सिमम क्या होगा, ई होगा, है ना। उसके बाद कंपनी का आइडेंटिटी, उसका न्यूमेरिक अल्फा कोड, और फिर इश्यू। तुमको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 10 11 डिजिट हर सिक्योरिटी जो इश्यूर इश्यू करता है यहाँ पे दिया हुआ है। देखो IN इंडिया, ई मतलब कंपनी, 002 है आइडेंटिफाइज द कंपनी, 01 मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस होगा तो 02 होगा। फिर सिक्योरिटी का 01, जैसे टाटास का 2 है, विद वोटिंग राइट्स विदाउट वोटिंग राइट्स, है ना, तो फिर इधर वो चेंज होएगा, और ये चेक डिजिट है। तो इस प्रकार से ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कंपनी का यूजिंग द ISIN। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, कंपनी का पैन नंबर अलग होगा, GST नंबर अलग होगा, ठीक है ना। तो ये ISIN शेयर्स को जो नाम दिया है, तुमको एक और एग्जांपल देता हूं, टेस्ला का। बाय द वे टेस्ला खुद ये बनाता है बैटरीज, जो कार है ना उसके, टेस्ला का यहाँ पे आ गया ना, टेस्ला का जो कोड है ये रहा, US अमेरिका है ना, देखो 88160, उनका भी लगभग सेम है इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये इंटरनेशनल लेवल पे क्यों किया हुआ है, आज तुम यहाँ बैठ के टेस्ला के शेयर्स खरीद सकते हो। अमेरिका ऑफ कोर्स लिमिट्स है, आई थिंक इंडिया का बाइंग लिमिट जो एक को है 50 लाख का है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। फेमा के जो कायदे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो तुमको ये जो नंबर है बहुत रिलेवेंट है। जैसे मैंने BEL और BHEL बोल दिया ना, मिक्सअप हो जाता है। और टाटा का भी मिक्सअप होता है, क्योंकि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR, टाटा मोटर्स इक्विटी शेयर और टाटा मोटर्स DVR दोनों अलग शेयर है, एक विद वोटिंग राइट्स है, एक विदाउट वोटिंग राइट्स है। मिक्सअप ना हो और गलत तुम ना खरीदो, और तुमको एकदम सर्टेन चाहिए तो गूगल करो ISI नंबर, फिर जाकर सेफली खरीदो, यदि तुमको एग्जैक्ट सेफ चाहिए तो, है ना। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा कंसेप्ट था। रिमैट मैंने बताया कागजी फॉर्म में, डिमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में,
डीमैट का सिस्टम ऑपरेट करता है एनएसडीएल सीडीएसएल, जो बीच में ब्रोकर रहते हैं उसको डीपी बोलते हैं, ठीक है। और इन सबका महाराज सेबी है। डीमैट का राजा एनएसडीएल और सीडीएसएल दो है, ब्रोकर्स को डीपी बोलते हैं। फंगिबिलिटी, तुम 100 शेयर है, एक दो भी बेच सकते हो, ठीक है। फंगिबिलिटी पूरे तरीके से, हर सिक्योरिटी को एक नंबर दिया रहता है, ISIN। मेन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और छोटे भी स्टॉक एक्सचेंज है, OCTEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, लेकिन उस लेवल पे नहीं है, तो फिर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये शॉर्ट में तुम्हारा कंसेप्ट था, बट डिपॉजिटरी से कंसेप्ट था, शेयर बाजार में। उसके कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में और दूसरे वीडियोस में हम बनाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा।